सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, पॉलिसी पॉइंट में खुश आमदीद। मैं हूं अफसा कोमल। कल हुकूमत ने नए माली साल का बजट पेश किया और आज वजीर ख़जाना ने अपनी पूरी टीम के साथ पोस्ट बजट ब्रीफिंग दी, जिस पे उन्होंने इस बजट पर उठने वाले तमाम सवालात के जवाबात तो दिए, मगर उनकी कुछ वजाहतों ने मजीद सवालात को जन्म दिया है। वजीर ख़जाना ने टैक्स इन्फोर्समेंट के हवाले से कानून साजी न होने की सूरत में नया मिनी बजट लाने का इंदिया भी दे दिया। जो फाइनेंस बिल आया है इसमें टैक्स कवानीन तरमीमी बिल, जिसे पार्लियामेंट और बिजनेस कम्युनिटी पहले ही मुस्तरद कर चुकी है, उसको आपने फाइनेंस बिल का हिस्सा बना दिया है। अब आप ये इंदिया दे रहे हैं कि अगर ये मंजूर ना हुआ तो फिर हम 400-500 अरब रुपए का एक मिनी बजट लेकर आएंगे। तो ये किस तरह की टैक्स पॉलिसी है? इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ठीक है। मैं दोबारा वही बात करूंगा कि अगर ये इनेबलिंग प्रोविजंस हमें नहीं दी गई तो हमें ये एडिशनल टैक्सेस लगाने पड़े। और आज वजीर खजाना से मुतअद्दिद बार चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाहों में 500% इजाफे और वफाकी वज़रा की तनख्वाहों में बहुत लाखों रुपए का जो इजाफा किया गया, इससे मुतालिक मुतअद्दिद सवालात हुए तो उन्होंने इसका भरपूर दिफा किया। और जब उनसे ये भी पूछा गया कि जो वज़रा है वो लाखों रुपए तनख्वाह लेने के बावजूद अगर मुश्किल हालात में गुजारा है तो ऐसे में एक आम आदमी जिसकी कम से कम उजरत 37,000 रुपये है, उसका गुजारा कैसे होगा? तो सुनिए जवाब में उन्होंने क्या कहा। आप ये जरूर देखिएगा कि आखिरी दफा वेदर इज मिनिस्टर्स, वेदर स्टेट मिनिस्टर्स, वेदर इज पार्लियामेंटेरियंस, उनकी सैलरीज को कब एडजस्ट किया गया था। कैबिनेट मिनिस्टर्स का तो लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016। ये है उस एकदम का जवाब। मिनिमम वेज जो है जी, इसको हमने इस लिहाज से आगे देखना है, लिंकिंग इट विद इन्फ्लेशन, लिंकिंग इट विद एवरीथिंग एल्स। मेरी आपसे दरख्वास्त होगी जरा थोड़ा सा इंडस्ट्री एसोसिएशंस में जाकर जरा ये बात करें एंड जस्ट गेट देयर फीडबैक ऑन द मिनिमम वेज। एट दिस पॉइंट इन टाइम वेयर वी आर, इट्स अ गुड प्लेस। यानी कम से कम जो उजरत है उसकी बात इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ की जाए। आज की प्रेस ब्रीफिंग के अंदर जब वजीर ख़जाना और उनकी टीम से ऑनलाइन शॉपिंग पर आयद किए गए टैक्स से मुतालिक सवाल हुआ तो चेयरमैन FBR ने इसका मलबा रिटेलर एसोसिएशन के ऊपर डाल दिया और कहा कि ये टैक्स उनके मुतालबे के ऊपर लगाया गया है। सुनिए। जो ऑनलाइन बेच रहे हैं ना उनका कोई इनकम का हिसाब है ना उसका हिसाब है, वो कैश के ऊपर डिलीवरी दे रहे हैं। आपको पता है मैसिव कैश डिलीवरी, आप सब लोगों के हमसायों में ये कैश डिलीवरी वाले लड़के डेली बेसिस के ऊपर आते हैं। जो ऑल पाकिस्तान रिटेलर एसोसिएशन हैं, जो फार्मल सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, वो हजारों दफा हमारे पास आए कि हमारी मार्केट जो है वो जा रही और जा इसलिए है कि हम उसी 18% टैक्स रजीम के ऊपर है और ये नहीं है। अब ये बहुत दिलचस्प बात है कि इन्हीं रिटेलर से टैक्स इकट्ठा हुकूमत नहीं कर पाती, लेकिन फिर इन्हीं की और इनके लिए बड़ी बड़ी स्कीम्स होती हैं, जैसा कि ताजिर दो स्कीम मुतारिफ करवाई जाती है लेकिन वो फेल होती है। लेकिन फिर हुकूमत जो है वो इन्हीं के मुतालबे की बुनियाद के ऊपर फैसला साजी भी करती है। सो इसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। इस समय जो कल का बजट है उसमें FBR की तरफ से बजट पेश किए जाने के बाद तयशुदा टेक्निकल ब्रीफिंग मुलतवी कर दी गई, जिसके बाद आज वजीर ख़जाना ने जब पोस्ट बजट ब्रीफिंग का तो सहाफ़ियों की तरफ से भरपूर एहतजाज के साथ वॉकआउट किया गया। उनका मौक़िफ़ ये था कि बजट के बाद कल जो टेक्निकल ब्रीफिंग है वो न होने की वजह से उनको बजट की रिपोर्टिंग में और आदादुशुमार रिपोर्ट करने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। साफ़ी शहबाज राना साहब ने अपनी न्यूज़ स्टोरी में यहाँ तक कह दिया कि जो बजट दस्तावेज़ है ये तारीख की सरकारी तौर पर सबसे मुहिम जारी करदा दस्तावेज़ है। सो क्या वजूहात थी जो जिसकी बेसिस के ऊपर ये ब्रीफिंग कैंसिल की गई? फिर क्या वाकई एक मिनी बजट का खदशा इस वक्त मौजूद है? और दीगर मामलात इसको हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर ख़ज़ाना खुर्रम शहजाद साहब। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आज जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मिनी बजट का इशारा दे दिया वजीर ख़जाना ने। सो ये आपसे जानना चाहूँगी कि जो बात कही गई है कि अगर कानून साजी जो मुतल्लिका कानून साजी हम करना चाहते हैं वो नहीं हुई तो फिर मिनी बजट आ सकता है। क्या कानून साजी है, नई कानून साजी जो टैक्स इन्फोर्समेंट के हवाले से आप करना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि वो जो कमेंट था वो इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं था कि जी हम नया कुछ मिनी बजट ला रहे हैं, क्योंकि बजट तो अभी दिया है। वो एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट ये था कि जी कानून साजी हो, अप्रूवल्स हो, बजट में दे दिया है प्रपोजल और इसी को आगे जाना चाहिए, जो वी आर होपफुल कि ये हो जाएगा और ये होगा। उसके नतीजे में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि और बहुत अरसे से इस पर बात हो रही है कि जो टैक्स नहीं देता
जो बहुत एलिजिबल है टैक्स नहीं देता, उसको पकड़ते क्यों नहीं है, उसको रोकते क्यों नहीं है जो है वो सारी फैसिलिटीज यूज करने के लिए, चाहे वो बैंक अकाउंट खोलना हो, वो कोई जमीन लेनी हो, कोई गाड़ी लेनी हो, सफर करना हो, या कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो सिक्योरिटीज में, तो आप रोकते क्यों नहीं है? तो देखें ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी कि हमने प्रपोजल डाल दिया है कि जी ये करना है, अब पीनलाइज करना पड़ेगा, अब करना है। बहुत अच्छे से बात होती है कि जी आप उनको पीनलाइज ही नहीं करते, जो टैक्स नहीं देते हैं आराम से निकल जाते हैं, सब काम भी कर रहे होते हैं इकोनॉमी में, सारी फैसिलिटीज भी अवेल कर रहे होते हैं, जबकि एक टैक्स पेयर है वो बेचारा सफर करता है। तो ये इसका बहुत बड़ा शिफ्ट है जिस पे प्रपोजल दिया है, और कानून साजी जो है हो जाए ताकि इसको हम आगे बढ़ाएं, और वी आर होपफुल कि ये होगी ताकि हम आगे बढ़ेंगे। मिनी बजट का कोई ऐसी बात ही नहीं है। मिनी बजट तो लास्ट ईयर आ जाता, जो कि इतनी बातें हो रही थी कि जी मिनी बजट आ रहा है, मिनी बजट आ रहा है, वो क्यों नहीं आया? क्योंकि इन्फोर्समेंट हुई है, फर्स्ट टाइम इन्फोर्समेंट हुई है। इन्फोर्समेंट के थ्रू 450 अरब रुपया इकट्ठा किया गया, तकरीबन 400 प्लस बिलियन इकट्ठा किया गया है इन्फोर्समेंट के थ्रू। और इस साल भी फंड के साथ भी बात हुई, तो फंड में क्रेडिबिलिटी हमारी रिस्टोर रही इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ कि जी आप इन्फोर्स करें और उसी कॉन्टेक्स्ट में पैसा एलोकेट करें ताकि इन्फोर्समेंट के थ्रू पैसा लेकर आएं और टैक्स लेकर आएं, और जो फॉर्मल टैक्स तो बात भी उसी अंदाज में खुरम थी कि कानून साजी बसूरदे दीगर एक ऑप्शन मिनी बजट का के तौर पे, लेकिन क्या वजह है कि जो उनकी अंदाज था बात करने का वजीर ख़जाना का, वो ऐसा लग रहा था कि वो पैगाम दे रहे हैं कि इसमें सपोर्ट कानून साजी के हवाले से चाहिए होगी। क्या हुकूमती इत्तेहादी ऑन बोर्ड हैं कानून साजी के हवाले से? देखिए मैं इसकी एक बड़ी एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जो हिस्टोरिक डेवलपमेंट हुई है वो एग्रीकल्चर टैक्स के हवाले से हुई है, और एग्रीकल्चर टैक्स आप देखें लेजिस्लेशन हुई है कुछ महीने पहले, और वो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क भी था IMF का, और वो हमने अचीव किया है, और उसमें चारों सूबों ने जो है वो साथ दिया है। आप देखें पंजाब ने दिया, फिर KPK ने किया। बहुत बड़ी बात है ये कि ये चारों सूबों ने मिलकर किया, और उसमें डाइवर्जेंट व्यूज भी थे, फिर भी सब ने लब्बैक कहा और इकोनॉमी को प्रायोरिटी दी ओवर पॉलिटिक्स। ये बड़ी चीज़ है, ये यूनिटी को जो है रिफ्लेक्ट करता है। और वी आर एब्सोल्युटली वी आर श्योर कि ये जो कानून साजी आगे बढ़ेगी, एज कोलिशन पार्टनर्स सारे आगे आ रहे हैं और आएंगे, और सबको साथ में लेके चलना है, सबके साथ चलना है, तब जाके आपको जितनी मुश्किलात हैं आप सर कर सकेंगे, अदरवाइज तो नहीं हो सकेगा ना जी। तो मेरे ख्याल में तो जी कोलिशन पार्टनर्स साथ खड़े हैं, और वो जो है इंशाल्लाह इस पर भी आगे चलेंगे, और अब देखेंगी कि ये चीज़ होने के साथ जो चीज़ जो एक्शंस होंगे मार्केट में, जो नॉन टैक्स पेयर्स के लिए होंगे, वो एग्जाम्पल भी होंगे इंशाल्लाह। और एक और सवाल जो आज मुताशा गया खुरम साहब आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन सेनेट के जो तनख्वाहों के अंदर इजाफा है, वो सिंबॉलिकली भी अगर बात की जाए तो एक होशरुबा इजाफा नजर आता है, 500-600% इजाफा होना एक साथ। उसका दिफा किया वजीर ख़जाना ने, उन्होंने हवाला दिया कि 2016 से इनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी लेकिन महंगाई बढ़ गई। लेकिन दूसरी तरफ जब उनसे सबसे वल्नरेबल जो मजदूर तबका करार पाता है, कम अज़ कम उजरत वाला, वो 37,000 के ऊपर उसको रखा गया। उसके बारे में जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि आप इंडस्ट्री एसोसिएशन से बेशक इसका पूछ लें, इतनी ही बनती है, तो हुकूमत ने फैसला करना है अपने सबसे जो गरीब तबका है मुल्क का उसका, या फिर ये भी हम इंडस्ट्री एसोसिएशन से ही इसका जवाब तलब करें। इसका दिफा करना क्यों ज़रूरी था 37,000 के ऊपर? इस पर आपका हुकूमती जवाब क्या है? देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि जो सूबे हैं वो अनाउंस करेंगे, वो अपने बजट में बताएंगे कि अपने सूबों में ये क्या इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, वो क्या जो है मिनिमम वेज रखेंगे, क्योंकि ये तो सूबे कर सकते हैं ना जी। सूबे जैसे सिंध ने लास्ट टाइम किया था, पंजाब भी करेगा, AP अपनी जगह करेगा, बलूचिस्तान अपनी जगह करेगा, तो सूबे अपने बजट में बताएंगे कि जी हमारे यहाँ एम्प्लॉय मिनिमम वेज कितनी होनी चाहिए। तो आप मेरे ख्याल में थोड़ा वेट कर जाएं तो सूबों की तरफ से आ जाएगा, और सूबे अपनी वेज जो है मिनिमम वेज कर सकते हैं, और वो करें। फेडरल अनाउंस कर दे और सूबे जो है वो ना कर, सूबे अपनी जगह करें। फेडरल जो है वो अपनी जगह, उसमें अगर एक डिसीजन लिया है तो वो लिया है, सूबे करें ना, सूबे अपने देखें। सब चीज़ डिवॉल्व हो चुकी है, तो अब मैं रिपीट नहीं करूंगा। हम ये बात करते आए कि जी एजुकेशन हो, हेल्थ हो, हर चीज़ डिवॉल्व हो सकती है और हो ही है। क्यों नहीं सूबे जो है अपना टैक्स भी इकट्ठा करें, अपनी सेल्फ रिलायंस हो, और हैं भी। अब देखें सरप्लस सूबों के पास आ रहा है, सूबे ज्यादा सेहत पे खर्च करें और कर रहे हैं। आप देखें जो PSDP है, डेवलपमेंट का बजट जो है वो हाईएस्ट है, 4.2 ट्रिलियन का जो है वो 4200 अरब रुपए का जो है बजट PSDP का है। उसमें
फेडरल ने अपना हिस्सा रिलेटिवली कम किया और सूबों को बढ़ाया है। तो ये इंडिकेशन इस चीज की कि सूबे अपनी डेवलपमेंट करें, सूबे सोशल प्रोटेक्शन करें, सोशल डेवलपमेंट करें, जबकि फेडरल ने आज भी BISP को 20-21% से बढ़ा दिया है। इसके बावजूद सूबों का ये काम है कि हेल्थ, एजुकेशन और जितनी बेसिक्स हैं वो सब खुद करें, मिनिमम वेज भी वो खुद कर सकते हैं। तो देखिए सूबों को मौका देना चाहिए ताकि लेकिन इस सूरत में विफाक भी कायम कर सकता था। आप जो 37,000 को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन सूबे अगर इससे एक बेहतर रेट देते हैं तो वो फिर अब आपका उस पर क्या दिफा होगा तो हम आपसे आइंदा ही कभी पूछेंगे। लेकिन अब एक बात जो बार बार आज कही गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये थी कि IMF के साथ तमाम नंबर्स लॉक्ड हैं। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि सरकारी तनख्वाहों में 6 के बजाय जो अचानक 10% बढ़ाने का फैसला किया गया, अब उसको ये जो 28 अरब रुपए हैं तनख्वाहों की मद में, उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा और कैसे कवर किया जाएगा? देखें इस पे तो देखें ये स्पीच के दौरान ये बोली गई ये चीज़ और जो है इसमें चेंजेस हुई हैं। इसमें थोड़ा सा वक्त दे दें, इसमें कैलकुलेशंस होगी और इसको बिल्कुल एडजस्टमेंट होगी इसकी। लेकिन आई एम श्योर कि जो है इसका रूम होता है, कहीं ना कहीं चीज़ें जो है एडजस्ट होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप असेंबली के फ्लोर पर जाएं, कोलिशन पार्टनर्स के साथ डिस्कस करें, कहीं कोई कंसल्टेशंस होती हैं, कहीं कोई बेसिक्स होती हैं कि इसको किया जाए। तो मेरे ख्याल में हमेशा ऐसा नहीं होता। ऑब्वियसली लार्ज जो बड़े स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं, क्वालिटेटिव बेंचमार्क्स हैं, वो तो लॉक्ड इन है। लेकिन जब बजट की बात आती है तो ये छोटे रूम्स जो है वो निकलते हैं, इस पर बात होती है। एंड आई एम श्योर कि हम जो है इस पर डिस्कस करेंगे और एक मरतबा ये 1-2 दिन में ये चीज़ फाइनलाइज हो जाएगी, बल्कि इस हफ्ते में, नेक्स्ट वीक में। अभी तो देखें बजट को पहले अप्रूव तो होने दें और ये बजट जो है 30 तारीख तक इसको चलने दें। 1 जुलाई को जो फाइनेंस बिल आएगा उसमें आपको सब चीज़ें फाइनल नजर आएंगी। और मेरे ख्याल में लार्जली सब चीज़ें जैसे आप कह रही हैं बिल्कुल सही बात है ये कि हम जो है जो बड़े मेन कॉन्ट्रोवर्स होते हैं, बल्कि इवन सब पार्ट्स भी होते हैं, उसमें भी एग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो कि फ्लूइड होता है, उसमें बात की जा सकती है। और वी आर श्योर कि जी ये IMF के साथ गो वेल इंशाल्लाह। और ई-कॉमर्स शॉपिंग के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है उसके हवाले से भी सवालात उठ रहे हैं। इस पॉलिसी की अगर आप हमारे लिए वजाहत कर दें, किस किस के ऊपर ये अप्लाई होगी? इसके साथ साथ जो आज वजह बताएगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो थी कि रिटेलर्स ने इसके ऊपर बहुत एतराज़ किया था। ये वही रिटेलर्स हैं, वही ताजिर तबका है जिसके लिए इंतहाई अपोलोजेटिक होकर हुकूमत ने एक दोस्ताना स्कीम्स बनाई, ताजिर दोस्त स्कीम के नाम से, लेकिन उनसे टैक्स तो इकट्ठा नहीं कर सके लेकिन फिर भी उनके जो मुतालबात है उसके ऊपर अमल दरामद हुकूमत करती है मिनोअन। क्या वजह रही इसकी? जी देखें इसमें 2 चीज़ें हैं। उसमें एक तो ये है कि जो बाहर से वेंडर्स यहाँ पे जो है वो सामान भेजते हैं उन पे 18% होना चाहिए। क्योंकि देखें लोकल वेंडर है, लोकल जो हमारी गिग इकोनॉमी है, हमारी स्टार्टअप इकोनॉमी है, ई कॉमर्स की इकोनॉमी है, इसका साइज आपको पता ना ये ट्रिलियंस ऑफ रुपीस में जा चुका है। और उसमें बेसिकली जो लोकल वेंडर है अगर उसके ऊपर टैक्स है, कंजम्पशन का टैक्स 18% है, सेल्स टैक्स है उसके ऊपर, और बाहर से कोई ला रहा है अपना सामान और यहाँ बेच रहा है हमारी मार्केट में, तो उस पर टैक्स होना चाहिए ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। नंबर 1 ये इसी तरह ही है। अफसार जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज किसी कंट्री में जाती हैं तो वहाँ टैक्स देती हैं ना, यहाँ पे तो टैक्स नहीं था, तो उनको टैक्स नेट में लाया गया है। उनको कहा है कि जी आप यहाँ माल बेचेंगे तो आप टैक्स दें इसके ऊपर ताकि मेरा लोकल वेंडर डिसएडवांटेज ना हो। सेकेंडली जो ई कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं या जो भी आपकी डिजिटल इकोनॉमी है, इसके अंदर भी टैक्सेशन कैश ऑन डिलीवरी जो जिसे कहते हैं कि जी आपको चीज़ मंगवाती हैं, आपके पास कुरियर वाला आता है, आप उसको कैश देती हैं, वहीं पर भी प्रोडक्ट देखती हैं, कैश देती हैं, वो ले जाता है, उसके अंदर भी टैक्स शामिल होता है ना 18%। कंजम्पशन टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो टैक्स अगर वो कैश लेके जाता है और वापस जब ई कॉमर्स वेंडर को देता है जिसकी वो चीज़ होती है जिसकी आप ऑर्डर करती हैं, तो वो जब टैक्स जमा करता है तो लेट्स से वो कैश, क्योंकि कैश उसके पास होता है तो कैश में से वो 18% माइनस करके वो जमा कर सकता है। वो कैश, वो बेशक टैक्स जो है कैश में गायब करे, टैक्स कैश तो प्रॉब्लम है ना जी। तो इसलिए कुरियर कंपनीज जो कैश लेती हैं आपसे प्रोडक्ट देते वक्त, वो एटलीस्ट विथहोल्ड करके जमा करा दें ताकि वेंडर को ये मौका ही ना मिले कि वो कैश में टैक्स के अंदर जो है कैश की वजह से जो है वो टैक्स ना दे। तो ये एक प्रिंसिपल है कि टैक्स जो है कौन कलेक्ट करे और किस तरह से जमा करवाए ताकि जो एक्चुअली टैक्स कंज्यूमर दे रहा है वो पहुंचे भी तो सही। उसके बाद जो प्रोडक्ट है, जो ऐसे जो है इदारे हैं, ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं जो कि प्रोडक्ट जो या ई कॉमर्स के थ्रू जो एक्चुअल प्लेटफॉर्म्स ई कॉमर्स के थ्रू अपना माल बेचते हैं, वो उनके ऊपर टर्नओवर टैक्स की एक शरह लगाई गई है
ताकि टर्न ओवर टैक्स थोड़ा सा वो दे सकें और वो टैक्स नेट में आए, अपनी इनकम थोड़ी सी दे सकें, ताकि हर कोई, देखिए ये हॉरिजॉन्टल इक्विटी का कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है कि हर कोई अपना एक फेयर शेयर दे, लाजमी नहीं बहुत टैक्स दो, कम टैक्स दे लेकिन एक फेयर शेयर दे, कंट्रीब्यूट करे इक्विटी और इकोनॉमी में। और जो फॉर्मल सेक्टर है जो ऑलरेडी टैक्स है उस पर टैक्स कम करें, सैलरी क्लास और फॉर्मल सेक्टर कॉर्पोरेट पे कम करें और हर कोई टैक्स जो है वो साथ में कंट्रीब्यूट करे। और जिस बजट के दौरान बात मौजूद बहस बनी रही वो था वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो आदादोशुमार, वैसे तो ओवरऑल हुकूमत की तरफ से जारी आदादोशुमार के ऊपर एतराज़ात उठाए जाते रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो महंगाई गुर्बत की सतह बताई गई वो 44% बताई गई। लेकिन हुकूमत की तरफ से आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई वाजे इसके ऊपर मौक़िफ़ सामने नहीं आया, तो सरकारी मौक़िफ़ क्या है इसके ऊपर, आप हमें बता सकें अगर। देखिए जी, ये जो नंबर्स हैं ये 2017 से 2021 के बीच में जो है वो नंबर्स किए गए हैं। सेकेंडली इसके अंदर जो मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है गुर्बत का, डॉलर का $2 से $3 करना या $4 करना, उसकी वजह से दुनिया भर का जो है ना पॉवर्टी लेवल जो है वो चेंज हो गया है और बढ़ गया है। देखें, ऐसा नहीं होता ना कि जी एक रिपोर्ट आई तो आप गरीब हो गए या आपके हाउस होल्ड एकदम से गरीब हो गया, ऐसा नहीं होता ना। ये इसको कहते हैं डेटा रिकैलिब्रेशन है ये। तो आपने अगर नंबर चेंज किया है तो उससे थ्रेशोल्ड चेंज हो गए हैं या आपका जो मिनिमम लेवल है वो चेंज हो गया है। आप लो इनकम कंट्री हैं जी, आप मिडिल इनकम भी नहीं है, लो इनकम कंट्री हैं, आपको बढ़ना है आगे। तो उसकी वजह से अगर किसी रिपोर्ट के आने की वजह से एकदम से कोई गरीब हो गया तो ये तो नहीं हो सकता ना जी। आप पढ़ें रिपोर्ट को, उस रिपोर्ट के अंदर बहुत डिटेल में है कि किस तरह मिनिमम थ्रेशोल्ड को बढ़ाया गया है जिसकी वजह से लोग दुनिया भर में पॉवर्टी के उस डेफिनेशन में आ गए, पुअर नहीं हो गए। डाटा रिकैलिब्रेशन से अभी तक सरकारी सतह के ऊपर इस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को कंटेस्ट करते हुए कोई वजाहत नहीं आई थी, अभी आपने ही हमारे सामने ये बात तफसीली तौर पर रखी है। अब आज का एक अहम तरीन सवाल है खुर्रम साहब, ये सहाफ़ियों से मुतालिक सवाल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, सहाफ़ियों ने वॉकआउट किया, उनका बहुत बड़ा एतराज़ था कि एक रिवायत है साल साल से बजट पेश होता है, उसके बाद FBR की टेक्निकल ब्रीफिंग होती है। कल ड्रामाई अंदाज में वो ब्रीफिंग नहीं हुई, आज जब हुई तो सहाफ़ियों की तरफ से उसका बॉयकॉट किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस का। क्या वजह है कि इन्फॉर्मेशन जो बजट के मौके पे ख़ासकर सहाफ़ियों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, एक एक फैक्ट्स एंड फिगर्स के तौर पे नंबर्स को दुरुस्त अंदाज में उन्होंने प्रेजेंट करना होता है अपनी रिपोर्टिंग में, उनको एक तरह से अंधेरे में रखा गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि आज उनको वॉकआउट करना पड़ा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। नहीं जी, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का मसला नहीं था, वो ये था कि FBR एक टेक्निकल ब्रीफिंग करता आया है और अभी कुछ अरसे से ये नहीं हो रही। टेक्निकल ब्रीफिंग में फाइनेंस बिल जो होता है उसकी पूरी एक डिस्कशन होती है, पूरे बजट की डिस्कशन होती है और टेक्निकल पॉइंट्स डिस्कस किए जाते हैं। वो एक प्रैक्टिस अच्छी, जब टेक्निकल ब्रीफिंग हो जाती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या फायदा? तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही टेक्निकल ब्रीफिंग स्टार्ट कर दी जाए, सारे सवालों के जवाब दिए जाएं, पूरी एक्सप्लेनेशन दी जाए। तो ये एक बैकग्राउंड था इसका, इसकी वजह से नहीं है। तो वो साफी हज़रात में उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू और बिल्कुल उनकी अपनी जगह वो ठीक है कि जी आप टेक्निकल ब्रीफिंग क्यों नहीं कर रहे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो एक्सप्लेन ये किया गया कि टेक्निकल ब्रीफिंग जब कर लें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही साथ मिला के हम इसको कर लें तो ज्यादा बेहतर है। तो इस तरह की स्थिति जो बाद में रिजॉल्व हुई है और आई एम श्योर FBR ने, जैसे चेयरमैन साहब ने भी कहा था कि हम इसको कर लेंगे, अगर आप हमें अब बोलेंगे हम करना चाहते हैं तो हम इसको कर भी लेंगे, दोबारा से स्टार्ट करेंगे और कर लेंगे, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और आगे लेके चलते हैं। देखिए, जितनी ज्यादा कम्युनिकेशन होगी ना, जितना ज्यादा आपस में एक्सचेंजेस होंगे, जितना ज्यादा हम इंटरेक्ट करेंगे, उतनी ट्रांसपेरेंसी, उतनी बेहतरी होगी। और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस पर बिल्कुल ऑन बोर्डेड है कि जी एक करें और बताएं कि उम्मीद करते हैं कि साफ बाद में लिया जाएगा। खुर्रम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो इसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि क्या आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको एहतजाज करने वाले सहाफ़ियों ने एक टेक्निकल ब्रीफिंग के तौर पर ही देखा या ये एक महज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस ही थी। इसके अलावा क्या तजादात हैं हुकूमत के दामों में, इस बजट में बात होगी। शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ शहबाज राना साहब होंगे और मुजम्मिल असलम साहब होंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इस हालिया बजट में हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उसके हवाले से क्या तजादात नज़र आ रहे हैं और साथ साथ आज की जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने किन नए सवालात को जन्म दिया है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल असलम साहब, मुशीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा और सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना साहब। बहुत बहुत
शुक्रिया आप दोनों का। शहबाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। आज हमने देखा सहाफ़ी खबर बने, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जिस अंदाज में वॉकआउट हुआ, आपने भी तमाम सहाफ़ियों को रिप्रेजेंट करते हुए अपने तहफ़्फ़ुज़ात और एहतजाज सामने रखा वज़ीर ख़जाना के। पहले तो ये पूछना चाहूँगी कि ये बात इस नहज तक कैसे पहुँची है? पिछले चंद दिनों के अंदर क्या रवैया रहा हुकूमत का, वज़ारत ख़जाना का या FBR का सहाफ़ियों के हवाले से कि बात इस नहज तक पहुँची? फिर ये जो इत्तलात तक रसाई न होने ने किस हद तक मुश्किलात में घिरा सहाफ़ियों को अपनी रिपोर्टिंग के एतबार से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे देखिए, सहाफ़ी ख़ुद खबर बने हम कभी भी नहीं चाहेंगे। दिस इज़ नॉट अ गुड ओमन, गुड डेवलपमेंट। हमारा काम रिपोर्ट करना, ना कि खुद रिपोर्ट बन जाए। लेकिन जो कल एक FBR की तरफ से जो एक गलत इक़दाम उठाया गया वो ये था कि दहाइयों से एक ट्रेडिशन रही है, एक रवायत रही है कि जब फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच हो जाती है तो उसके बाद जो एक्चुअल बजट होता है, जो फाइनेंस बिल होता है, जिसमें कौन से नए टैक्स लगाए जाते हैं, कौन से कम किए जाते हैं, उसके ऊपर FBR के अंदर एक टेक्निकल ब्रीफिंग होती है। तो वो टेक्निकल ब्रीफिंग इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम इन डेकेड्स इन्होंने नहीं की, तो जिसके ऊपर सहाफ़ियों की जो एक रिजर्वेशन थी, ऐसा नहीं था कि इससे पहले कोई इनके हमारे साथ कोई प्रॉब्लम्स थे या ये हमें तंग कर रहे थे या एक्सेस नहीं दे रहे थे। FBR के साथ ओवरऑल जो हमारे एक्सेस है उनके साथ ठीक है, FBR के साथ भी ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ भी ठीक है। लेकिन कल वाला जो इवेंट था वो अनवारंटेड था, अनकॉल्ड फॉर था। यही वजह थी कि फिर जर्नलिस्ट को उनके पास कोई चॉइस नहीं बची कि वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें। प्रोटेस्ट रिकॉर्ड हुआ, जैसा आपने देखा, सबने देखा कि हमने अपना पॉइंट रजिस्टर किया। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर खुद तशरीफ लाए, उन्होंने इस बात को माना कि जो दोस्तों के मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं उनका जो ग्रीवेंसेज हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं और उनका इसको हम एड्रेस करेंगे और आइंदा ये चीज़ नहीं होगी तो उसके बाद हम वापस अपनी जगह पे चलेंगे। और ये भी बताएं, अब आपसे मैं ये इसी पे पूछना चाह रही हूँ, ये दहाइयों की एक रिवायत है, जब ये दहाइयों की रिवायत है जिससे आपने जिक्र किया और आप बहुत सालों से आप भी कवर करते आ रहे हैं। सो इसकी कोई क्या वजूहात थी? आप इसके पीछे क्या वजूहात देखते हैं कि कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस FBR आज भी तो ब्रीफ किया, सवालात के जवाब भी देने पड़े, खुद FBR चेयरमैन भी वहाँ मौजूद थे। देखिए, ये जो आज की ब्रीफिंग है ये उस ब्रीफिंग से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो टेक्निकल ब्रीफिंग जिसको बोलते हैं वो बेसिकली जो कवानीन के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं उसके ऊपर होती है। उसमें हम एक एक फुल स्टॉप और कॉमा को जाके समझते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, कहाँ बेहतरी हुई है, कहाँ ख़राबी हुई है। ये आज की ब्रीफिंग को उसके साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जिसको एक्सेप्टेबल नहीं थी हमारे लिए और इसमें ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि किसी ने फाइनेंस मिनिस्टर ने या प्राइम मिनिस्टर ने इनको मना किया होगा कि आप ये ब्रीफिंग ना करें। आई डोंट थिंक कि फाइनेंस मिनिस्टर के इस तरह के इश्यूज हैं, ये प्रॉबेबली जो FBR की एडमिनिस्ट्रेशन है उनका ये अपना ज़ाती फैसला था। मुज़म्मिल साहब, अब कल जो आपका एक रद्द-ए-अमल था बजट के बाद वो तनख्वाहदार तबके के हवाले से हुकूमत ने प्रेजेंट किया इसको एक बहुत बड़े रिलीफ के तौर पे, लेकिन आपके ट्विटर पैगाम में हमने देखा कि आपने इसको तनख्वाहदार तबके के साथ एक मजाक या प्रैंक करार दिया। आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमती दावों के हवाले से? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं तो सिर्फ ये समझता हूँ कि आपने अगर कोई चीज़ पूरी नहीं कर सकते तो उसका आप जो है लोगों को आसरा ना दें, आप उसकी होप्स ना दें, जिसमें अंग्रेज़ी में कहते हैं। हुआ ये कि वज़ीर ख़जाना साहब ने और वज़ीर आज़म साहब ने सैलरी क्लास को काफ़ी होप्स दी कि हम जो है इस बजट में आप लोगों के लिए कुछ करेंगे और हम जो है टैक्सेस को रैशनलाइज करेंगे। तो जो कल एक्चुअली तो बात ये होती है कि हम जो है ना नंबरों के गोरख धंधे में फंस जाते हैं कि इतना परसेंट ये कम कर दिया, इतना परसेंट ये कम कर दिया। आम आदमी को ये बात समझ नहीं आती। आम आदमी कहता है सादी ज़बान में बताओ कि मेरे कितना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा या कितना कम खर्चा हो जाएगा। तो जब वो कल सैलरी की जो शीट बनकर आई तो उसमें पता ये लगा कि 12 लाख रुपए तक जो लोग कमाते हैं सालाना, जो महीने का 1 लाख रुपए, उनको 2000 रुपये की बचत दी गई टैक्स में महीने की। 18 लाख रुपए जो कमाते हैं उनको 4000। इस तरह करते करते जो 30 लाख तक का इन्होंने हिसाब बनाया हुआ था, जो 30 लाख महीना कमाता है वो 10,70,000 रुपये उसका टैक्स कटेगा 30 लाख में से, और उसको रिलीफ कितना दिया? 16,888 रुपये। जितना जिसे कहते हैं कि एक आम आदमी जो है इसमें एक्सपेक्ट कर रहा था। इसी तरीके से जो हाई सैलरी स्लैब्स में लोग थे वो भी इतने बेचैन थे, और मुझे बाकायदा मैं आपको बताऊं, मुझे मजबूर होकर इसलिए करना पड़ा, कई कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव्स ने मुझे वो फॉरवर्ड किया। उन्होंने कहा कि यार भाई आप हमें बताएं कि हम अगर 10 लाख रुपए 10,70,000 टैक्स 30 लाख में दे देंगे तो व्हाट इज द इंसेंटिव टू स्टे।
एक बड़ा सिंपल सा रूल है, मैं भी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव था, आप हर साल ये सोचते थे कि किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना है, उनकी तनख्वाहों को कैसे बेहतर करना है। तो इसी तरीके से एक कंपनी को आप एक कंट्री करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम टैलेंट को रिटेन नहीं कर पा रहे, और हम जिस टैलेंट को बड़ा कर रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटियों में फ्री में पढ़वा रहे हैं, उनको हायर एजुकेशन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, उसके बाद हम तैयार किया हुआ बंदा जो है बाहर प्लेट में रख के दे रहे हैं। तो आप पाकिस्तान में पिछले 3 सालों में 30 लाख लोग बाहर गए। अगर इमेजिन करेंगे उसमें 10% लोग भी 30 लाख में से क्वालिफाइड लोग थे, तो 3 लाख लोग, मैं ये बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट दे रहा हूँ, 3 लाख होंगे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, MBAs, IT एक्सपर्ट, वो आपने बने बनाए जो है दुनिया को डिफरेंट प्लेट में रख के दे दिए। अब हम उस पर जो है बड़े खुश होते हैं कि रेमिटेंस हमारी जो है आधे अरब डॉलर से बढ़ गई। तो ये एक जो मैंने इसलिए बोला कि लोगों ने जो उम्मीदें लगा के रखी थी वो उनके साथ एक बहुत बड़ा प्रैंक हो गया। मैं फिर अब आप ये प्रैंक का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, लेकिन शहबाज साहब, ये जो तनख्वाहदार तबके के हवाले से जिन सहाफ़ियों ने सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई, आप उनमें शामिल हैं, और आज से नहीं साल से इसके ऊपर बात हो रही है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा इसको हाइप हुकूमत की तरफ से क्रिएट करना कि को बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया जाएगा, उसने तनकीद को जो है वो उनकी तरफ लाया है इस मामले के ऊपर, या फिर आप समझते हैं कि उनके पास गुंजाइश थी थोड़ी ज़्यादा रियायत तनख्वाहदार तबके को देने के हवाले से? देखिए, इससे ज़्यादा राहत दी जा सकती थी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कुछ चीज़ों के ऊपर ये कर सकते थे। अब अगर आपने अखराजात बढ़ाने हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी और क्लास के ऊपर बोझ बढ़ा दें। इस दफ़ा भी जो कैबिनेट के सामने कल जब समरी गई थी तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के हवाले से, तो उसमें जो 1 लाख रुपये माहाना कमाने वाला है, जो तनख्वाहदार तबके का शख्स है, वो उसके लिए जो प्रपोजल था ओरिजिनली, वो उसका जो मौजूदा टैक्स रेट है वो 5% है। अगर आप 1 लाख कमा रहे हो तो आपने 5,000 रुपया टैक्स देना है। तो प्रपोजल ये था कि इसको 5% को 1% कर दिया जाए, क्योंकि IMF जो है वो इस चीज़ पे नहीं मान रहा था कि आप इनको कम्प्लीटली एग्जाम्प्ट कर दें। तो वहाँ पे जब ये सारी डिस्कशन हुई कैबिनेट के अंदर, और कुछ वज़रा ने इस बात पे इतराज़ किया कि जो सरकारी मुलाजमीन है, आप उनकी तनख्वाह में सिर्फ 6% इजाफा क्यों कर रहे हैं। तो आगे से कहा गया उनको कि हमारे पास गुंजाइश नहीं है, फिजिकल स्पेस नहीं है। तो उनका कहीं से फिजिकल स्पेस क्रिएट होगी तो हम और इसको इंक्रीज़ कर देते हैं 6% से। तो वही बैठे बैठाए प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में ये फैसला हुआ, जिसकी आज ऑफिशियली और कन्फर्मेशन भी कर दिया फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि आज मैंने खबर के अंदर लिखा हुआ था ऑलरेडी, कि जो फिर ये 6% था तनख्वाह, जब इसको बढ़ा के 10% किया गया, तो वो जो गरीब तबका था हमारा, 1 लाख की आमदन कुछ ज़्यादा नहीं है, ये लो मिडिल इनकम ग्रुप में आता है, उसके लिए जो प्रपोज रिडक्शन थी वो 1% की बजाय उसको 2.5% कर दिया गया। जो 4% कम होना था वो 4% की बजाय 2.5% को कम कर, उधर से उसका जो एक 1.5% का उसका जो रिलीफ था वो विद होल्ड कर लिया गया। इसी तरीके से अगर आप टॉप के ऊपर चले जाएं, अब इन्होंने एक और काम किया है, तो वो नोशनल, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं है। जो 20 करोड़ से लेके 50 करोड़ जिसकी सालाना आमदन, उसके ऊपर एक सुपर टैक्स लगा, उसमें 0.5%, आधा फीसद कम कर दिया। अब वो जो जिसकी इतनी आमदन, उसको आधे फीसद से कमी से फर्क नहीं पड़ता, वो आपसे लेना भी नहीं चाहेगा आधा फीसद, वो इसको इंसल्ट समझेगा। तो वो वहाँ पे जो आपने आधा फीसद जाके कम किया, वही यहाँ पे जो 35% वाली स्लैब थी जिसके ऊपर आपने 0 रिडक्शन की है, आप उसको भी कोई 2% कम कर देते कम से कम। तो इस तरह की ये चीज़ें बेहतर मैनेज कर सकते थे। जैसा मैं सुबह से ये बात कह रहा हूँ कि इस बजट के अंदर कोई ऐसा हमें डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही। ये मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उस तरीके से कोई इन्फ्लेशनरी बजट होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बिखरी हुई हैं। कुछ जगहों पे कुछ चीज़ें की प्राइसेस इंक्रीज होंगी, दूसरी जगह पे कुछ जगहों पे कम भी होगी, जब उनके ऊपर इंपोर्ट टैक्सेस है जो कम हो जाएंगे। यहाँ पे मसला डायरेक्शन क्या है, ये एक डायरेक्शन लेस और एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी किस्म का बजट है, जिसको अगर बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता, बेहतर तरीके से इसके ऊपर कंसल्टेशन होती, और ये सारी जो कंसल्टेशन होती है एक बेहतर अंदाज से होती, उसमें प्राइवेट कंसल्टेंट्स को इन्वॉल्व न किया जाता, उसमें वर्ल्ड बैंक को इन्वॉल्व न किया जाता, तो शायद ये इससे बेहतर डॉक्यूमेंट दे सकते थे। मुज़म्मिल साहब, मिनी बजट के हवाले से आज जिक्र आया, वज़ीर ख़जाना से एक सवाल किया गया और उसके जवाब में यही बात थी कि जो कानून साजी बुनियादी तौर पे करना चाह रहे हैं टैक्स इन्फोर्समेंट के हवाले से, अगर वो ना हो सकी तो फिर मिनी बजट आएगा। आप समझते हैं कि इस किस्म की कानून साजी मुमकिन है जो हुकूमत करना चाह रही है, और अगर नहीं तो आपको भी मिनी बजट आता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, अब सर मिनी बजट की तारीफ क्या है, मतलब कि एक असेंबली का सेशन हो और उसमें जो है असेंबली के सेशन में जाके जो है आप वो बजट पढ़े तो मिनी बजट है। हमने पिछला ये जो साल खत्म हो रहा है इसमें कई दफ़ा मिनी बजट देखा है। जब पेट्रोलियम लेवी 60 रुपये से 70 रुपये हुआ, फिर 70 रुपये से 78 रुपये हुआ,
तो वो तवातर से मिनी बजट आते रहे कि IMF को आपने कहा कि हमारा टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ा तो हम नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है बढ़ा देते हैं, हम जो है पेट्रोलियम लेवी लगा देते हैं। तो थोड़ा सा हमें जो है ना इस डेफिनेशन को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो अगला साल है, इस साल अभी शहबाज राना साहब बैठे हुए हैं, तारीफ मैं इनके मुंह पे नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इनके बड़े शार्प एस्टिमेट्स होते हैं। आज से इन्होंने मुझे कई महीने पहले कह दिया था कि ये 12 ट्रिलियन टैक्स नहीं जमा कर पाएंगे, और अभी यही सूरत हाल है कि अगर ये 11.8 भी कर लिया तो बहुत बड़ी बात होगी। तो अब यहाँ 11.8 से अगले साल 14,130 अरब का टारगेट रखा है इन्होंने। अब इस मरी हुई और थकी हुई जो इन्फ्लेशन के साथ ग्रोथ के साथ आप ये 14,000 का, तो ये छीना तानी जैसे नहीं होती, छीन लो यहाँ से। अभी पिछले साल भी हमने देखा कि एकदम जो है बैंकों के ऊपर जो विंडफॉल टैक्स से जो है 50 अरब एक रात को निकाल लिए। तो ये छीना तानी में अगर निकाल लेंगे लोगों के अकाउंट फ्रीज करके, नोटिस मार के, तो वो वाली सूरत हाल लग रही है। मुझे नहीं नजर आ रहा कि ये जो है क्योंकि इन्होंने रोड मैप भी नहीं दिया ना ग्रोथ का भी। जो शहबाज राना साहब ने एक बात की, मैं दूसरी बात करूंगा कि ऐसा इस बजट में क्या रखा है कि एग्रीकल्चर जो है रिबाउंड करेगी, ऐसा क्या रखा है कि जो है इंडस्ट्री जो है वो परफॉर्म करने लग जाएगी। देयर इज नथिंग लाइक इट। ठीक है, तो वो जो है, तो ये इशू है इसका। और मिनी बजट को सिर्फ हमें यूं एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मिनी बजट के लिए वो बजट में ये नहीं कि हम ये नए टैक्स, इस तरह के जो बीच में जो इन्होंने प्लस माइनस कर रहे होते हैं, तो ये पूरा साल ही दे रहे हैं मिनी बजट। शहबाज साहब, अब आपके ख्याल में जो सरकारी तनख्वाहों में भी 6% के बजाय 10% बढ़ाई गई है, ये 28 अरब तनख्वाहों की मद में ये किस तरीके से हुकूमत मैनेज करेगी? ये सवाल भी आज हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसका जवाब क्या आप समझते हैं कि बाकायदा तौर पे आया है? कानून साजी आपकी नज़र में क्या चाहती है? एग्रीकल्चर के हवाले से तो कानून साजी हुकूमत ने की, ई कॉमर्स और दीगर जो बात कर रहे थे आज वज़ीर ख़जाना, तो उनका इन्हिसार था इस बात पे कि ये कानून साजी करने दी जाती है। तो कोई हुकूमती इत्तेहादी और सबको ऑन बोर्ड लिया हुआ है कि क्या करना चाह रहे हैं टैक्स इन्फोर्समेंट के हवाले से? देखिए, ये जो 28 अरब रुपये इजाफी इनको रिक्वायरमेंट है 6% 10% तनख्वाह बढ़ाने की, वो कवर्ड है, उसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। एक तो इनके पास एक कंटेंजेंसी का पूल होता है, उसमें भी पैसा है। पर जैसा भी आपको मैंने बताया कि 1% की बजाय इन्होंने जो उस पर टैक्स रेट करना था वो 2.5% कर दिया, तो ये पैसा अपना जो है वो कवर इसके हवाले से कर गए हैं, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा 10% के अलावा इन्होंने 30% एक डिस्पैरिटी अलाउंस भी दिया है ग्रेड 1 से 16 के मुलाजिमीन को, और इसी तरीके से आर्म फोर्सेस को भी इन्होंने थोड़ी सी ज़्यादा उनकी तनख्वाह में जो है माफ़ कीजिएगा इजाफा किया है। जहाँ तक ये लेजिस्लेशन वाली बात है, अब इस पर दो चीज़ें हैं। ये जो लेजिस्लेशन है ये एग्रीकल्चर के हवाले से नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, आईनी तौर पर तो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर लेजिस्लेशन नहीं कर सकती। बेसिकली आपको याद होगा कि आज से चंद माह पहले, तकरीबन 6 माह पहले, एक बिल पार्लियामेंट में प्रपोज हुआ था कि जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, जिसमें घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, प्लॉट खरीदना, शेयर्स में इन्वेस्ट करना और इसी किस्म के जो बैंक अकाउंट्स है आपके बैंक के अंदर, नया अकाउंट ओपन करना या एग्जिस्टिंग अकाउंट को मेंटेन और उसको ऑपरेशनलाइज रखना, वो सिर्फ एलिजिबल पर्सन जो है वो कर सके। अब जो अहल बंदा है उसकी डेफिनेशन क्या है? अहल बंदा वो है जब वो इस किस्म की ट्रांजैक्शन करेगा, एक तो ये कि उसके लिए फाइलर होना ज़रूरी है, दैट इज़ द फर्स्ट कंडीशन। बट फाइलर सिर्फ एक कंडीशन नहीं है। उसके बाद अगर आप 1 करोड़ रुपए की, 1 करोड़ 30 रुपए की, 1 करोड़ 30 लाख रुपए की जब गाड़ी खरीदने जाएंगे, तो आपके बैंक में 1 करोड़ रुपया होना चाहिए। या सिर्फ बैंक पे नहीं, जो आपके जो बहुत सारे एसेट्स हैं, कैश है, गोल्ड है, ज्वेलरी, आपके और बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो सारा मिला के आपकी जो वर्थ है वो अगर 1 करोड़ रुपया है तो 1 करोड़ 30 लाख रुपए की आप गाड़ी खरीद सकते हैं। ये वो कानून है जो फाइनेंस मिनिस्टर जो पार्लियामेंट से पास करवाना चाह रहे हैं। और ये जो बिल नेशनल असेंबली की जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसने असूली तौर पर, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, पीटीआई के लोग भी हैं और पीटीआई के लोगों ने भी इसकी हमायत की थी, ये बिल असूली तौर पर इस पर इत्तफाक हो चुका है। इसको उन्होंने खुद कहा था स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने कि आप ये मामला बजट में ले जाए और बजट में इसको पास करवा लें। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, एक्सेप्ट कि शायद को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी को पोजीशन चेंज करना चाहे। असूली तौर पर यह फैसला पहले हो चुका है। ठीक, मुज़म्मिल साहब, इस पे अगर आप कहना चाहें कि इस पे क्या कोई एतराज़ात हो सकते हैं? और साथ में एक और वजाहत, जो कम अज़ कम उजरत के हवाले से हमारे यहाँ हमेशा बजट के ऊपर ये होता है कि जो सबसे वल्नरेबल होता है वो मजदूर तबका,
वो 37,000 रुपये जो बरकरार रखी गई, उस पर वज़ीर ख़जाना की तरफ से कहा गया कि ये इंडस्ट्री वालों से पूछा जाए, इंडस्ट्री एसोसिएशन से इसका भी अगर आप पूछें तो वो भी कहेंगे इतनी बनती है। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ज़्यादती है कि जब आपने 10% पूरी कौम को दे दिया और उसके बाद आप मिनिमम वेज को ना छेड़ें तो दिस इज़ नॉट फेयर। तो अब सूबाई हुकूमतें भी अपनी अपनी मिनिमम वेज अनाउंस करती है, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो पिछले साल 36,000 थी हम उससे बेहतर अनाउंस करें। कितनी हो सकती है मुज़म्मिल साहब पॉसिबली, अगर आप बताएं खैबर पख्तूनख्वा की हद तक? देखिए, मैं अभी मुझे किसी ने कम्युनिकेट किया सिंध 42,500 ला रहा है, तो बात तो ये है ना कि 42,500 कर दें, 45,000 कर दें, इन्फोर्समेंट कितनी है? ये सिर्फ बजट तक ऐलान होती है, इन्फोर्समेंट तो होती नहीं है। बहुत सारे लोग उससे कम ले रहे होते हैं, बहुत सारे लोग ज़्यादा ले रहे होते हैं। तो ये एक जैसे कहते हैं कि हम कर तो देते हैं लेकिन उस पर मनोमन अमल भी तो नहीं होता ना। ये तो शहबाज साहब ने मुझे भी 1-2 दफ़ा मुँह पे बोला हुआ है। मैं एक बात ज़रा सी बड़ी इंटरेस्टिंग जो शहबाज साहब ने की है, ये शहबाज साहब जो कह रहे थे गाड़ी वाली बात कि गाड़ी नहीं खरीद सकेगा, ये नहीं खरीद सकेगा। सर, सब कुछ खरीद सकेगा ये कानून पास करने के बावजूद। गाड़ी जो है एक आदमी, कंपनी नहीं उसकी बुक करेगी ना अगर वो नॉन फाइलर होगा। वो एक फाइलर बंदा गाड़ी खरीदेगा और वो बाद में सूबाई हुकूमत उसको ट्रांसफर कर देगी दूसरे आदमी को। तो ये तो देयर आर सो मेनी वेज, और कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ लेकर आए, ये मेरा अपना नहीं ख्याल कि उससे कोई लोग ज़्यादा परेशान होंगे कि वो अब गाड़ी नहीं खरीद पा रहे तो फाइलर बन जाएं। और अगर चलें सूबाई हुकूमत को भी पाबंद कर देते हैं कि नहीं आप गाड़ी ट्रांसफर नहीं करेंगे इसके नाम पे। तो जैसे अभी देखें प्रॉपर्टी के टैक्सेस बढ़े थे तो सूबों में, तमाम सूबों में जो है ऑफिशियल ट्रांजैक्शन भी नहीं हो रही थी, लोग स्टाम्प पेपर में आपस में एक दूसरे को बेच रहे। तो इसी तरीके से कोई पावर ऑफ रिटर्न में गाड़ी किसी को दे देगा, कोई क्या कर देगा। तो वी नीड टू बी रियली प्रैक्टिकल। ये जो हमारे जो वो है ना, हम ये थ्रेट कर रहे हैं, और मैं तो कई सालों से आप सब देख रही है कि इस साल फाइलर के लिए बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, सिम ब्लॉक हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इट नेवर वर्क। ठीक है, आपको थोड़ा सा समझदारी से काम करना पड़ेगा। टैक्स इस्लाहात आप कहते हैं कि कानून साजी हो या जो भी हो, उसके बाद में आमद किस तरीके से करवाना है। कानून साजी पाकिस्तान के अंदर होती रहती है, लेकिन अमल दरामद यकीनन हमेशा एक चैलेंज होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब और शहबाज राना साहब इस प्रोग्राम में शरीक हुए। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।